हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुभाष और आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण, जो कि यह हमारा फर्स्ट क्लास होगा हिंदी व्याकरण का। ठीक है, आगे हम अपने हर एक टॉपिक को कैसे पूरा करेंगे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट में दिया है आपका वर्ण, दूसरा में दिया है शब्द, तीसरा का पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसी तरह हर एक सीक्वेंस दिया गया है। तो जिस तरह यह सीक्वेंस दिया गया है इसी तरीके से हम अपने हर एक टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ फर्स्ट, क्या दिया है, वन। ठीक है, शुरू करेंगे वन से। ठीक है, चलिए आगे इसके हम वन को देखते हैं, क्या इसकी परिभाषा है और इसके कितने टाइप होते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे व्याकरण आखिर होता क्या है। तो चलिए व्याकरण की हम परिभाषा को देखते हैं। क्या कहता है इसकी परिभाषा? कह रहा है व्याकरण वह शास्त्र या नियमावली है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और समझना आता है। यानी आप कोई भाषा बोलिएगा तो सामने वाला कैसे उसे समझे और उसे कैसे ढंग से लिखें, यही आपको व्याकरण बताता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा। चलिए देखते हैं वर्ण की परिभाषा क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। इसे अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पे ये है, जिसकी टुकड़े नहीं किए जा सकते, तथा दूसरा का है ये इसे अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला क, देखिए इसमें हलंत है यहाँ पे, और दूसरा का ख, इसमें भी हलंत है, ग में भी है और घ में भी है। ठीक है, यानी कि इसमें सब में हलंत रहेगा। ऊपर हम बोले थे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, क बोले इसे और आप इसे टुकड़े में तोड़ दीजिए तो आप इसे तोड़ ही नहीं सकते। दूसरा का दे रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिख रहे हैं अ, और बोलें आप इसे तोड़ दीजिए, तो रिजल्ट ये आएगा अ के सिवा इसमें आप उसको और भागों में तोड़ ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं जिन्हें और टुकड़े में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रकार को देखते हैं। इसके होते हैं दो टाइप। ठीक है, पहला तो होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा का होता है हमारा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम इसके स्वर वर्ण की परिभाषा को देखेंगे, क्या है और कौन कौन से स्वर वर्ण में होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण की परिभाषा को देखिए, तो कह रहा है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः यानी कि अपने आप से होता है, जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या बोला है। सबसे पहले आपको बोला है इसका उच्चारण तो स्वतः यानी कि अपने आप खुद से होता है। ठीक है, और दूसरा का जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको दे दें यहाँ पे अ बोलने को, तो आप इसे अ के सिवा और कुछ क्या बोल सकते हैं? आप खुद बोलकर देखिए अ, इसके सिवा और कुछ आप बोल सकते हैं? लिखिएगा यहाँ पे तो के सिवा इसे और कुछ लिख सकते हैं क्या? जैसे प्लस में क, कुछ और लिख सकते हैं? नहीं, के सिवा और कुछ इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका आएगा आ। ठीक है, आ को जब लिखिएगा तो प्लस में मिल जाएगा। ठीक है, तभी जाकर ये पूरा आ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिए, जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये किसी और की सहारा लेता ही नहीं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, औ। ठीक है, मात्र यहाँ से यहाँ तक ही हो और इसकी संख्या टोटल 11 होती है। ठीक है, अब बोलिएगा स्वर वर्ण तो पूरा मतलब अ से अ तक होता है। आइए हम इसे अगले पेज पे अच्छे से समझ लें। यहाँ समझिए, जैसे आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन और आ। ठीक है, देखिए अ से लेकर, पेन बदलने दीजिए, अ से लेकर, ठीक है, औ तक, अ से लेकर औ तक ही स्वर वर्ण में काउंट होंगे। ठीक है, जिनकी संख्या गिनिएगा तो आप 11 आएगा। ठीक है,
अब बोलिएगा इन दोनों को हम काहे लग छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम स्वर वर्ण में काउंट नहीं करते, इन्हें हम अलग कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं अयोग अयोग वाह वर्ण, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझिए, ठीक है। अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक ही स्वर वर्ण में काउंट होंगे, ठीक है। चलिए फिर अपने पेज पे आते हैं। जैसे यहाँ पे समझा दिए, अ से लेकर अ तक ही, ठीक है। अ से लेकर अ तक ही स्वर वर्ण में काउंट होंगे, जिनकी संख्या कितनी होती है, तो 11, ठीक है। स्वर वर्ण देखने के बाद आप ये देखिएगा इसके कितने टाइप है, ठीक है। तो स्वर वर्ण के आपके 4 को प्रकार, कितना, तो 4 प्रकार है, ठीक है। पहला हर्ष स्वर्ण, दूसरा का दीर्घ, तीसरा संयुक्त स्वर और चौथा प्लुत, ठीक है। इसको और अच्छे से पूरे डिटेल में इसके अगले पेज पे हम समझेंगे, ठीक है। तब तक दूसरा का इसका टाइप देख लीजिए, ठीक है। व्यंजन, चलिए इसे जूम करते हैं और इसकी परिभाषा को देखते हैं। कह रहा है वैसे वर्ण जिनका उच्चारण खुद से नहीं होता, यानी जिन्हें बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिनका उच्चारण खुद से नहीं होता, क्या, खुद से नहीं होता, जिन्हें बोलने के लिए इनकी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका व्यंजन वर्ण और ये रहा आपका स्वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए इसकी यानी कि स्वर्ण वर्ण की जरूरत होती है, ठीक है। मिटाने दीजिए सबको, देखिए ध्यान, देखिए ये रहे आप लोग, ठीक है, अमीर आदमी, ये रहे हम, ठीक है, गरीब आदमी। फर्स्ट वाला को अपने आप से काम चल जाता है, यानी कि आप लोग हैं, आप लोग का अपने आप से काम चल जाता है। आप लोग है अमीर आदमी, आप लोग का अपने आप से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम है गरीब आदमी, ठीक है। तो जब हमको कुछ थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो हम आपके पास जाएंगे थोड़ी सी मदद मांगने, आप लोग मदद कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि मेरा काम आपके बिना चलने वाला ही नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो वही बोल रहा है जिन्हें बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण की जरूरत होती है, ठीक है, इन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के बिना नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, क से लेकर, ठीक है, ज्ञ तक, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक इसके एग्जाम्पल होंगे। अब आप बोलिएगा बार बार स्वर वर्ण की सहायता क्यों ली जाती है, तो चलिए इसे हम अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे क, ये तो है हमारा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखिए ये क बना कैसे, तो क इसमें रहेगा हलन, यानी कि आधा क इसे बोला जाता है, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ रहेगा अ, ठीक है। अब देखिए ये जो अ है, अभी हम इसको क्या पढ़े हैं, तो अ को अभी हम क्या पढ़े, ये है हमारा स्वर्ण, क्या है, स्वर्ण। ई जब आपस में दोनों मिला है तब जाकर ना मेरा व्यंजन वर्ण क बना है। उसी तरह आपका ख है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे ख, ठीक है। तो ये भी देखिए किस तरह प्रकार बना है, ख इसमें भी हलंत रहेगा, ठीक है। फिर अ, जब ये दोनों आपस में मिले हैं, ठीक है, ये भी तब जाकर ख बना है। ये भी देखिए यहाँ पे अ जो है ये भी स्वर वर्ण है, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक सब स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जा रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा क्यों हम स्वर वर्ण की सहायता से बोल रहे हैं, कि बोला जाता है, ठीक है। चलिए फिर से अपने पेज पे आते हैं। व्यंजन वर्ण पढ़ने के बाद हम इसके प्रकार को भी देख ले रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके प्रकार है। तो सबसे पहले है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा का है अंत अस्त व्यंजन, तीसरा का उष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा अक्षिप या फिर द्विगुण व्यंजन, ठीक है। स्वर वर्ण के प्रकार हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और ये सब को प्लस में व्यंजन वर्ण, स्पर्श और अंत सब के इसके यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसके पूरे प्रकार को हम अगले पेज पे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक समझ लीजिए, तीसरा का अयोग वर्ण किन्हें कहते हैं, तो हम उस समय आपको समझाए थे अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। इन दोनों को हम अयोग वर्ण में काउंट करते हैं, ठीक है। इन्हें हम अलग किए थे स्वर वर्ण से, तो इन्हें ही हम अयोग वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण की अच्छे से पूरे टाइप को समझ ले रहे हैं। वर्ण के प्रकार, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्वर, तो सबसे पहले स्वर वर्ण को देख लीजिए।
तो हम आपको बताए हैं स्वर उन की पूरे संख्या कितनी होती है, तो 11। कहाँ से कहाँ तक, तो अ से लेकर औ तक बताए हैं ना। ठीक है, मिटा देने दीजिए, यहाँ पे दे दिया 11। अब इसके पूरे प्रकार को देख ले। पहला दे रहा है हर्ष स्वर, ठीक है। तो हर्ष स्वर पहले समझिए किन्हें कहते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर उन्हें कहा जाता है जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बोलिएगा अ, बोलिएगा अ, और बोलिएगा वहीं पे आ, तो देखिए आ से कम समय लगेगा अ को बोलने में। उसी तरह बोलिएगा जब ई, अब बड़ी ई को बोलिएगा ई, तब बड़ी ई से कम समय लगेगा छोटी ई को बोलने में, ठीक। आप खुद बोलकर ये देखिए कम समय लग रहा है कि ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। बोलिए अ, अब बोलिएगा आ, आपको खुद महसूस होगा कि आ को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है और अ को बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। तो जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4। कितनी होती है, 4। जिनमें कौन कौन से शामिल है, तो अ, छोटी उ, री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे ये ऐसे ऐसे करेगा, पूछेगा हर्ष स्वर दे देगा, मतलब क्वेश्चन में आपको ये दे देगा इनमें बताइए हर्ष स्वर्ण कौन कौन से है, ठीक है। तो ऑप्शन में आ ई कुछ भी दे देगा और इन चारों में से किसी एक को दे देगा उसमें, तो आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। या फिर दूसरा का टाइप ये दे सकता है, इन चारों में से इन चारों को दे देगा और पूछेगा ये कौन से स्वर है, ठीक है। ये कौन से मतलब, तब वहां पे दे देगा दीर्घ, संयुक्त, प्लुत या फिर स्पर्श व्यंजन कुछ भी दे देगा और इनमें एक और ऑप्शन दे देगा हर्ष स्वर्ण, ठीक है। तो आपको किस पे टिक लगाना है, तो हर्ष स्वर्ण पे टिक लगाना है, ठीक है। चलिए दूसरा का समझते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। दीर्घ का मतलब ही होता है ज्यादा या फिर बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, क्या ज्यादा समय लगता है, ठीक है। इनकी संख्या होती है 3। ये देखिए यहाँ पे गलती से 5 दिया गया, 5 नहीं होता है, इनकी संख्या मात्र 3 होती है, ठीक है। 3 जैसे यहाँ पे दिया गया, बोलिएगा आ, ठीक है। उसके बाद बड़ी, बड़ा उ। अब इन्हें पहले बोल कर देखिए आ, ई, उ। इन जैसा मत गिनिएगा, इस तरह नहीं गिना जाता है। आ को बोलिएगा तो आ, बड़ी को ई, देर तक उसका उच्चारण किया जाता है। उसी तरह बड़ा उ है, उसका बोला जाता है उ। इन सबको देर तक उच्चारण किया जाता है, इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तीसरा का समझिए संयुक्त स्वर, ठीक है। तो संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे से मिलकर बने, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 3। यहाँ पे दिया गया 3, कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, ठीक है। और चौथा है पुलुष स्वर, ठीक है। पुलुष स्वर में आते हैं ओम की, ठीक है, ओम, जिन्हें बोलने में इन सब से ज्यादा समय लगे, ठीक है। अ है, इसके दुगुना समय लग रहा था आ दीर्घ में, ठीक है। और दीर्घ से दुगुना समय लगेगा ओम को उच्चारण करने में। जैसे बोलिएगा ओम, तो ये है उच्चारण गलत, इसे हम बोलते हैं ओम, बहुत देर तक उच्चारण करते हैं, ठीक है। फुल स्वर समझ गए। क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से आएगा ये समझ लीजिए आप पहले, ठीक है। सबको मिटा दे रहे हैं, हर्ष स्वर को बता दिए। दीर्घ स्वर में उसी तरह है, पूछ देगा दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ऑप्शन में किन इस हर्ष स्वर की मात्रा कोई दे देगा, इसमें से दे देगा, और एक ऑप्शन इसमें से रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आपको टिक लगा लेना, ठीक है। दूसरा का टाइप आपसे क्या पूछेगा, पूछ लेगा दीर्घ स्वर की मात्रा भले संख्या कितनी होती है, तो आप कितनी होती है, तो 3। कितनी होती है, 3, ठीक है। 3 पे टिक लगा देना है। उसी तरह संयुक्त की मात्रा पूछ सकता है, तो 3। संयुक्त में पूछेगा कौन कौन से आएंगे, तो ए, ऐ, ओ, ठीक है। या फिर ए, ऐ, दो देगा और पूछेगा ये कौन से स्वर हैं, तो यहाँ पे दे देगा हासो दे देगा, दीर्घ दे देगा, प्लुत दे देगा, और उसमें एक और ऑप्शन देगा संयुक्त। तो आपको किस पे टिक लगाना है, तो संयुक्त पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्वर वर्ण तो कंप्लीट कर लिए, चलिए आप व्यंजन वर्ण को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 41 होती है, ठीक है। इसकी कितनी संख्या होती है, तो 41। कभी कभी आपसे पूछेगा व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना। देखिए इसे याद करने का ट्रिक समझ लीजिए। जैसे ये व्यंजन लिखा है, व्यंजन, देखिए पेन बदल रहे, लिखा है यहाँ पे व्यंजन, ठीक है।
तो आधा ब एक, य एक, इसके लिए भी एक, ऊपर न तो इसके लिए भी एक, ठीक है, और ज तो इसके लिए भी एक, और लास्ट में न तो इसके लिए भी एक, ठीक है। देखो डंडा कब हो गया, 1 2 3 4 5, पूरा 5 गो डंडा हुआ, यानी कि पूरे इसके प्रकार भी 5 ही होते हैं, ठीक है। समझ में रहेगा। अब व्यंजन उनके प्रकार को पूछेगा तो अपने आप से बता दीजिएगा 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट प्रकार को देख ले रहे हैं, मिटा दीजिए सबको। फर्स्ट प्रकार इसका कौन सा है, अस्पर्श व्यंजन। पहले स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसी परिभाषा को देख लीजिए, जिनका उच्चारण करते समय बोलने के अंगों का किसी न किसी स्थान से स्पर्श होता है। समझिए पहले क्या कह रहे हैं, जब आप कोई वर्ण उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में कोई वर्ण उच्चारण कीजिएगा तो आपकी ये जो मुंह हो गया, ठीक है, पूरा मुंह, इसमें आपका तालू है, ओठ है, दांत है, ठीक है। तब बोल रहा है जब आप बोलिएगा तो किसी न किसी भाग से आपको टच करेगा। आपका जीवा जो है, या तो हो सकता है जीभ से टच करे, या फिर हो सकता है आपका तालू से टच करे, या फिर हो सकता है आपका दांत से टच करे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, जिसका उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी भाग से टच करे उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या दीजिए ध्यान, कितनी होती है, तो 25 को होता है, ठीक है। कितनी होती है, तो 25। इसमें शामिल कौन कौन से हैं देख लीजिए पहले। यहाँ दिया है क, ठीक है, ख ग घ अंग, यानी कि क से, ध्यान से समझिए, यहाँ पे क से लेकर, ठीक है, म तक, क से लेकर म तक पूरे स्पर्श व्यंजन में आएंगे, ठीक है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन में आएंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ऊपर और समझा रहे हैं, जैसे क से लेकर अंग तक लिखिएगा तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 5। क वर्ग में कितनी आती है, 5। उसी तरह च से लेकर जब इ तक लिखिएगा तो इसकी संख्या भी टोटल कितनी हो जाती है, तब 5, च वर्ग। उसी तरह ट वर्ग में ट से लेकर, ट से कितना अण तक लिखिएगा तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, इसकी भी 5। त से लेकर इसकी भी जब 9 तक लिखिएगा तो इसकी भी 5, ठीक है, यहाँ पे समझिए। उसके बाद प से लेकर म तक लिखिएगा तो इसकी भी संख्या 5, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए तो 5 10 15 20 25। कैसा आया 25, समझ में आया, बुलाइएगा नहीं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जब पांचों को जोड़ दीजिएगा तब मेरा पूरा 25 पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ लिए। चलिए अगला को समझते हैं। दूसरा का है आपका अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। इसकी परिभाषा को देख लीजिए, कह रहे हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह मुंह के भीतर ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे आप बोलिएगा प, फ, प वर्ग के जितने भी पूरे प वर्ग के हैं, जैसे प, फ, ब, भ, अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाइए, ठीक है। आप बोलिए प, फ, ब, भ, ठीक है। जब आप बोलिएगा प, फ, भ तो आप ये देखिएगा आपके मुख से हवा बाहर निकलेगा और आपके हाथ को टच करेगा, ठीक है। अब वहीं पे आप ये बोलिए य, र, ल, आप ये मतलब य वर्ग के किसी भी को बोलिए य, र, ल, व, मुंह को अपने पास लाइए, य, र, ल, व बोलिए। देखिए आप य, र, ल किसी की बोल रहे हैं तो मुंह से आपका हवा बाहर निकल रहा है, हाथ पे टच कर रहे हैं नहीं, यानी कि जो आप य, र, ल, व कुछ बोल रहे हैं य वर्ग को, तो आपका जो मुख का हवा है वो मुंह के भीतर ही रह जा रहा है, इसलिए उन्हें हम अंत अस्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 4, ठीक है। इनमें कौन कौन से शामिल है, तो य, र, ल, व, ठीक है। बोलना नहीं है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन संख्या की संख्या कितनी होती है, तो होती है 4, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये दे देगा ये पूरा य, र, ल, व, ठीक है। अब पूछ देगा उसमें ये कौन से व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और उसमें एक और ऑप्शन दे देगा अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। तो आपको किस पे टिक लगाना है पता है ना, अंतःस्थ व्यंजन पे, ठीक है। चलिए मिटान दे दीजिए। और चौथा समझिए, सॉरी तीसरा समझिए उष्ण व्यंजन, ठीक है। इसकी परिभाषा को देखिए, कह रहा है जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा की धारा निकलती है, ठीक है, उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं।
इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं, तलम्बेश, मूर्धन्य ष, दंश, ह। अब देखिए उष्ण व्यंजन इसे क्यों कहते हैं। हाथ को अपने पास लाइए, मुंह के पास। ठीक है, बोलिए श, 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 ह। ठीक है, बोलिएगा तलम्बेश, मूर्धन्य ष, दंश, ह। अब जब ये बोलिएगा तब खुद महसूस कीजिएगा, जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से जो हवा निकल रहा है, हाथ पे जो टच कर रहा है, तो गरम गरम महसूस हो रहा है महसूस, गरम गरम। जब गरम गरम महसूस हो रहा है तो उन्हें ही हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज उसमें कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं समझ में, हम उसे और बारीकी से और अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा बोला है सनिक स्वर। ठीक है, सनिक स्वर की परिभाषा देख लीजिए। क्या कर रहे हैं मेटाने से। चौथा देख लीजिए, सनिक स्वर कह रहा है जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मेल खाते हैं। क्या लिखा है, देखिए सनिक व्यंजन कह रहा है जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है 6, जिम करने दीजिए, तो समझिए यहाँ पे दिया है 6। ठीक है, जो 6 बना है क प्लस स, ये दोनों से मिलकर तब 6 बना है, अकेले नहीं बना है 6। उसी तरह त्र है, त प्लस में र जब जुड़ा है तब जाकर त्र बना है। उसी तरह ज्ञ, ज, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये हो गया है गलत। ठीक है, ज्ञ कैसे बना है, ध्यान दीजिए, ज्ञ बना है ज, ठीक है, प्लस में इ, ट वर्ग के जो आता है इ, ये जब दोनों आपस में मिले हैं तब जाकर ज्ञ बना है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4। इन्हें क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, दे देगा 6, त्र, ज्ञ, कुछ भी दे देगा। अब पूछेगा कौन से ये व्यंजन है, तो आप बता दीजिएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, या फिर संयुक्त व्यंजन पूछेगा कौन कौन से है, तो इनमें से किसी का दे देगा और इसमें से वो कोई दे देगा। ठीक है, तो आपको लगा देना है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब आपका आ रहा है लास्ट, पांचवा, मिटान दीजिए सबको, इसके बाद समझ लीजिएगा। पांचवा इसके टाइप को देख लीजिए। ठीक है, और ये लास्ट है इसका, कह रहा है द्विगुण व्यंजन या फिर उच्च्वसित व्यंजन। ठीक है, तो हम उच्च्वसित या फिर द्विगुण व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे जूम करें, हम यहाँ पे आपको दे दें ड। ठीक है, ड के नीचे दिखिएगा एक बिंदु होता है। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पे ढ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ढ के नीचे भी एक बिंदु होता है। ठीक है, आप उसमें ट वर्ग में लिखिएगा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक है, ये होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा बिंदु नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन किसी किसी जब कोई लिखते हैं, कोई अक्षर लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा ये ड और ये फिर ढ, ठीक है, आता है। तो इन्हें ही हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, तो द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2। कितनी, 2। ठीक है, हो गया। अब आपका ये सवाल हो सकता है, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण की संख्या तो पूरे 41 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितने भी पढ़े हैं, ये हुआ मेरा कितना, 25, 25 4 29, 29 को 4 को 33 को, 37 को 4 को 37। ठीक है, और 37 को 2 को यहाँ पे गिने हैं तो 39। कितना हुआ, 39। ठीक है, तो 39 हुआ और पूरे हम पढ़े हैं 41 हुए। ठीक है, तो देखिए 41 बना कैसे है, समझा रहे हैं। ये सब तो हो गया 39। ठीक है, प्लस में हम वो जो दो अयोग वर्ण को छोड़े थे, जैसे यहाँ पे अनुस्वार था और विसर्ग था, इन्हें हम अयोग वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, इस तरह जब जाकर पूरा 41 को बना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है, कहीं भी आपको डाउट हो रहा है कि ये मुझे टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, मैं उसे और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब ये जितना भी पढ़े हम लोग स्वर वर्ण व्यंजन और इसके प्रकार को, इसको हम कितना समझ में आया, क्वेश्चन लगाते हैं तब पूरा समझ में आ जाएगा, कितना हम पढ़े लोग, कितना दिमाग में गया। ठीक है, चलिए आइए इसको हम क्वेश्चन पे लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ण किसे कहते हैं।
ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है शब्द की सबसे छोटी इकाई को, दूसरा का वाक्य की सबसे बड़ी इकाई को, तीसरा का भाषा के नियम को, चौथा लेखन शैली। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर होगा शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। परिभाषा भी पढ़े, शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन है क्या वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कह रहे हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, वाक्य के समूह को, अक्षरों के समूह को। अब देखिए शब्दों के समूह को तो कहेंगे नहीं, ठीक है, शब्दों के समूह नहीं होगा, वाक्यों के समूह को भी नहीं होगा। वर्ण दिया है इसमें, यानी कि जब एक दो वर्ण सब अच्छे से पूरे सज देंगे तो वर्णों का समूह बनेगा, उन्हें ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे दिया है अ छोटी छोटा उ, ठीक है, किस प्रकार के स्वर? ठीक है, तो हमने क्या बताया, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। ध्वनिक स्वर कहते हैं ए आई ओ को। ठीक है, पुरुष स्वर उनको कहते हैं जिनका उच्चारण बहुत समय लगता है करने में। ठीक है, पेंसिल को छोटा करने में। दूसरा का क्वेश्चन क्या करें, बोला आ, ठीक है, उसके बाद बड़ी, उसके बाद उ, किस प्रकार के स्वर है? इनका ही सोच लीजिए, इनका उच्चारण कैसे करते हैं? आ, ई, उ, बहुत देर तक ले करते हैं। तो ये कौन से आते हैं जिनका उच्चारण देर तक ले किया जाता है, जिनमें ज्यादा समय लगता है? कौन से होते हैं? तो वो कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए किस प्रकार का स्वर है? तो ई है। देखिए हर्ष स्वर में तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर्ष स्वर में बोलने में कम समय लगता है, दिल में ज्यादा लगता है। स्पर्श में जो ये आ गया आपका व्यंजन में, ठीक है, सबसे पहले ये स्वर पूछा है। ठीक है, स्वर है स्वनिक स्वर में आता है। स्पर्श व्यंजन में मुंह का किसी न किसी भाग से टच करता है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, बोल रहे क ख ग घ किस प्रकार के व्यंजन? हम क्या बताए थे, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक कौन से आते हैं? क्या अंतरस्थ व्यंजन आते हैं? नहीं। ध्वनिक व्यंजन आते हैं? नहीं। स्पर्श व्यंजन? हाँ स्पर्श व्यंजन आते हैं। ठीक है, उष्ण व्यंजन? ये नहीं। उष्ण व्यंजन उनको बोलने में मुंह से हवा गरम गरम निकलेगा। ठीक है, उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे दे दिया है तलाम्बेश मुदंश दंश ह किस प्रकार का व्यंजन है? तो बोलिए तलाम्बेश मुदंश दंश ह। मुंह को अपने अंगुली पहले हाथ को अपने मुंह के पास लाइए, बोलिए तलाम्बेश मुदंश दंश ह। हाथ पे गरम गरम महसूस हुआ? क्या कहते हैं इसे? उष्ण व्यंजन। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे यार और ल तो क्या कहते हैं? यार और ल इनका उच्चारण कीजिएगा तो इनका जो मुंह से हवा निकलने वाली है वो मुंह के भीतर ही रह जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय इसका हवा जो है वो मुंह के भीतर ही रह जाता है, इन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? कौन सा है उष्ण व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गरम गरम हवा निकलता है? तो देखिए यहाँ पे दिया है ह, और यह है अंतःस्थ व्यंजन। र ल ये दोनों तीनों अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, अस्थि है उष्ण व्यंजन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुंह में हवा ही रह जाता है, कौन सा है? ई आ जाएगा आपका वो। ठीक है, तलाम्बेश मुदंश दंश ये सब है उष्ण व्यंजन। ठीक है, चलिए नौवा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया है छह किस प्रकार का व्यंजन है? तो बताइए छह किस प्रकार का व्यंजन है? छह अकेले है? नहीं, ये दो तीन गो से मिलकर बना है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? स्पर्श व्यंजन तो होगा नहीं, उष्ण व्यंजन होगा नहीं, संयुक्त व्यंजन में आएगा। ठीक है, दो तीन गो से मिलकर बना है, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कह देंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन समझ में आ रहा है? तरह किस प्रकार का व्यंजन है? सेम इसका भाई है छोटका, ये भी दो तीन गो से मिलकर बना है, इसे भी हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो अभी कमेंट कर दीजिएगा क्यों अच्छा नहीं लगा है, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, और जो टॉपिक समझ में नहीं आया है उसे कमेंट कीजिएगा कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं है, मैं उसे अगला वीडियो जब लेकर आऊंगा तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।